गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट टर्म पे हम लोगों ने पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में आयनिक बॉन्ड्स और कोवैलेंट बॉन्डिंग के बारे में। तो बच्चों आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, ऑक्टेट रूल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जिससे हम जानेंगे कि कोई भी केमिकल जब रिएक्ट करता है तो उसमें एटम्स जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग क्यों होती है। तो बच्चों कोई भी एटम जब दूसरे एटम के साथ जुड़ता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग या फिर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके बाद हमारे कोवैलेंट बॉन्ड्स या फिर आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं। तो एक्चुअल में बच्चों ये बॉन्डिंग क्यों करते हैं? ये बॉन्डिंग करते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऑक्टेट रूल होता क्या है। ऑक्टेट रूल में जब कोई कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो एटम जो होता है वो अपने इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेन करने के लिए बॉन्डिंग करता है। जो इनर्ट गैस होती हैं वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट रखते हैं, यानी उनके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं। तो कोई भी एटम दूसरे एटम के साथ जब जुड़ता है तो वो अपने लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को यानी स्टेबल गैस कन्फिग्रेशन को अटेन करने के लिए बॉन्डिंग करता है। तो बॉन्डिंग या तो शेयरिंग करके कर सकता है यानी कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू, या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर आपका गेनिंग और लॉसिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे देखिए यहाँ पर एक कोवैलेंट बॉन्ड का मॉलिक्यूल है CH4। तो कार्बन जो है, कार्बन के पास क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसके पास रहते हैं 4। तो कार्बन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो होते हैं आपके 4। और क्योंकि ऑक्टेट है, ऑक्टेट मीन्स होता है 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स को अपने सेल में कंप्लीट करने के लिए ये 4 और हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर सकता है। तो इस तरह से ये 4 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग जब कर लेता है तो ये CH4 मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। तो जितने भी आपके कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सभी आपके शेयरिंग के बाद किसी न किसी मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करते हैं। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? आयनिक बॉन्ड में जैसे मैंने बताया था आपको कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है, कंप्लीट ट्रांसफ़र। तो जैसे कि NaCl जो है हमारा मॉलिक्यूल, तो यहाँ सोडियम के पास जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो होता है 281, यानी लास्ट ऑर्बिट में इनके 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और क्लोरीन जो है, क्लोरीन का होता है 2, 8 एंड 7, इनके लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनको एक इलेक्ट्रॉन अगर ये दे देते हैं किसी को, यानी क्लोरीन को, तो इनका लास्ट सेल बचता है ये वाला, और इसमें इनके 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं। और क्लोरीन जो है ये 7 इलेक्ट्रॉन है और इनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने लास्ट ऑर्बिट को 8 करने के लिए। तो बच्चों जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को हम गेन और लॉस कर सकते हैं वो मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन को ही गेन कर सकते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन को हम मैक्सिमम लूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लोरीन जो है क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन है उसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए है, तो 7 इलेक्ट्रॉन वो लूज़ तो कर नहीं सकता है। जबकि यहाँ पर सोडियम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको दे देता है तो उसके पास लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो यहाँ पर ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं कर सकते हैं और ना ही ये 7 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सोडियम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा। जब क्लोरीन को एक दे देगा तो इसके पास हो जाएगा 7 + 1, यानी इसके 8 हो जाएंगे और इसका लास्ट ऑर्बिट हो जाएगा ये वाला। तो इस तरह से ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेंगे। तो कोई भी मॉलिक्यूल जब फॉर्म होता है तो फॉर्म होने में एटम्स जब दूसरे एटम के साथ जुड़ते हैं तो वो अपने मॉलिक्यूल्स में अपने ऑक्टेट को यानी अपनी लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए कंबाइन करते हैं, ठीक है, और अपने नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अटेन करने के लिए करते हैं। तो नोबल गैस जो होती हैं वो अपना ऑक्टेट जो है कंप्लीट रखती हैं, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती हैं और इनर्ट भी हो जाती हैं, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। तो ऑक्टेट में बच्चों 3 एक्सेप्शंस हैं। तो ये जो 3 एक्सेप्शंस हैं इनमें पहला एक्सेप्शन है इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम।
सेंट्रल एटम वह एटम होता है जिससे और कोऑर्डिनेट एटम्स जुड़े हुए होते हैं, यानी जो सेंटर में होता है उसको हम बोल देते हैं सेंट्रल एटम। तो यहाँ मैंने दो एग्जांपल्स लिखे हैं, एक LiCl और एक BCl3। तो LiCl में देखिए लिथियम जो है उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको चाहिए, क्योंकि लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,1, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को रखता है। क्लोरीन के पास होते हैं 2, 8, 7 यानी 7 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लिथियम से गेन कर सकता है, ठीक है, या एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर सकता है। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा इसको, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसके पास कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, ठीक है। तो अगर ये इसको एक दे देता है तो इसके पास तो 2 बचते हैं, यानी इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो रहा है क्लोरीन का, लेकिन लिथियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो इस तरह से इनका जो ऑक्टेट है वो हमेशा इनकम्प्लीट ही रहता है इसके सेंट्रल एटम का। इस वजह से ये एक्सेप्शन केस में आए हैं LiCl। सेम पे यहाँ पर BCl3 जो है, BCl3 में जो हमारा बोरॉन ट्राईक्लोराइड बनेगा, यानी बोरॉन जो है उसके पास क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2,3 यानी 2,2,1 से हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बोरॉन के पास रहते हैं, और क्लोरीन के पास जो हैं वो आपके 7, 7, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो बोरॉन क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन इनको दे देगा और देने के बाद उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो इनका भी ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट रहेगा। तो यहाँ पर ये जो हैं ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम वाले एक्सेप्शनल केस को पूरी तरह से फुली फिल्ड कर रहे हैं। दूसरा जो एक्सेप्शन है वो है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, जैसे कि N डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो ये रखते हैं 2,5, और ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन का होता है 2,6। तो इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इनके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों का अगर मैं कहूँ तो 5 इलेक्ट्रॉन को चाहिए हैं 3 और इलेक्ट्रॉन अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और इनको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स इनसे ले लेता है, नाइट्रोजन के साथ शेयर कर लेता है। तो इसके पास 6 + 2 8 हो जाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन के पास क्योंकि पहले से 5 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने दे दिए, तो इनके पास 5 + 2 यानी जब ये शेयरिंग करेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इन्होंने इनके साथ शेयर कर लिए, तो 5 + 2 7 हो गए। यानी जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहाँ पर इनके पास हुए 7, और इन्होंने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पर ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स वाले एक्सेप्शनल केस को फुल अप कर रहे हैं। सेम वे यहाँ पर जब हम सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में देखते हैं, तो नाइट्रोजन एक तरफ डबली बॉन्डेड रहता है ऑक्सीजन के साथ और एक तरफ सिंगल बॉन्डेड। तो यहाँ पर ये वाला जो ऑक्सीजन है ये भी अपने ऑक्टेट को कंप्लीट नहीं कर पाता है, अपने ऑक्टेट में ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स रखता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये 2 तो इसके साथ शेयरिंग कर रहा है और एक इसके साथ शेयरिंग कर रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन में इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं रहता है। तो ये 2 केस तो ये होगा, पहला इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, दूसरा ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। तीसरा जो होता है वो होता है एक्सपेंडेड ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, यानी जब सेंट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, एक्सपेंडेड हो जाते हैं। तो जैसे PCl5 का केस है, फास्फोरस के पास इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो होते हैं 5 इसके आउटर मोस्ट सेल में, और क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करता है ये, तो क्लोरीन के पास रहते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन, सभी क्लोरीन की ज़रूरत होती है। यानी इनके पास जो हैं वो हैं टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 7, यानी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और फास्फोरस के पास हैं 5। तो अगर 5 + 7 किया जाए तो ये हो जाएंगे 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन फास्फोरस से ले लेगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये सभी एक एक इलेक्ट्रॉन को इनके साथ बॉन्डिंग में ले आएंगे, और इससे क्या होगा, यहाँ पर फास्फोरस के पास पहले से 5 इन्होंने क्लोरीन के साथ शेयर कर लिए, तो फास्फोरस के पास हो गए टोटल 5 + 5 = 10। तो अब यहाँ पर जो 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल को एक्सेप्शंस को फिलअप कर रहे हैं,
तो ये जो है ये थर्ड आपका केस बनता है एक्सपेंडेड ऑक्टेट ऑफ सेंटर एटम। यहाँ पर क्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, लेकिन जो फास्फोरस है, फास्फोरस के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा हुए हैं, क्योंकि 5 तो पहले से ही थे और एक एक इन्होंने क्लोरीन के शेयर कर लिए। तो क्लोरीन के जब शेयर करेंगे तो 5 + 5 हो जाएंगे टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम वाले एक्सेप्शनल केस को पुल अप करते हैं। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।